अरे चाय बनी या नहीं, अब तक सुशीला जी गुस्से में चिल्लाई। रसोई में टिफ़िन बनाती बहू रीमा बोली, बस मम्मी जी, चाय बन गई है, अभी लाई। जल्दबाजी में रीमा ने चाय कप प्लेट में छानी और बाहर सुशीला जी के लिए ले जाने लगी कि उसके हाथ से चाय का कप छूट गया। चाय नीचे गिर गई और कप प्लेट फूट गई। सुशीला जी गुस्से में रसोई में आकर बोली, फोड़ दिए कप प्लेट महारानी ने, जानती भी है कितने महंगे कप प्लेट थे यह। तेरे मायके में तूने कभी देखी भी नहीं होंगे महंगे कप प्लेट। तेरे बाप ने तो दहेज में कुछ नहीं दिया। वैसे भी यहाँ जो भी बर्तन है वही इस्तेमाल करती है तू तो वरना बहुत कितने कुछ सामान लेकर आती है साथ में। खैर मैं भी किसको कह रही हूँ, बोलकर वह गुस्सा करते हुए अपने कमरे में चली गई। दरअसल सुशीला जी को बहू रीमा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह दहेज में कुछ भी सामान लेकर नहीं आई थी। उन्हें तो ऐसी बहू चाहिए थी जिसका बखान वो अपनी किट्टी फ्रेंड्स के ग्रुप में कर सके। उनकी हमेशा अपनी बहू से तकरार ही रहती थी। सुशीला जी के 2 बेटे के कारण और वरुण और एक बेटी रागनी थी। सुशीला जी बेटे कारण की शादी रीमा से कभी न करवाती, मगर संयोगवश एक दिन सुशीला जी के बड़े भाई रघुवीर जी, जो कि रीमा के घर के बगल में ही रहते थे, उनका घर आना हुआ और उन्होंने अपने बगल में रहने वाली रीमा और उसके घर वालों की खूब तारीफ की और कारण के लिए वह रिश्ता सुझाया। जैसे ही उन्होंने रीमा की फ़ोटो करण को बताई, करण खुश हो गया, क्योंकि रीमा उसी की क्लास में पढ़ती थी और वह मन ही मन रीमा को पसंद भी करता था। रीमा पढ़ने में होशियार और सुलझी हुई लड़की थी। रीमा के पिता बहुत पैसे वाले तो नहीं थे, मगर बेटी को पढ़ा लिखा कर खूब होशियार बनाया था उन्होंने, और संस्कार तो फूट फूट कर भरे थे रीमा में। बेटे की पसंद के सामने सुशीला जी ज़्यादा कुछ बोल न पाया और उन्हें इस रिश्ते के लिए स्वीकृति देनी पड़ी और रीमा इस घर की बहू बनकर आई। रीमा को अब तक सुशीला जी ने दिल से स्वीकार नहीं किया था। उसका ही नतीजा था कि आज भी सुबह सुबह उन्होंने रीमा को इतना कुछ सुना दिया था। सुशीला जी के कड़वे शब्द करण भी सुन चुका था, मगर करण अपनी माँ को कुछ कहने आगे बढ़ गया था कि रीमा के करण को कुछ भी कहने से रोक लिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माँ बेटे में कोई दरार आए। दूसरे दिन सुशीला जी की सारी फ्रेंड्स किट्टी पर आई थी। रीमा ने उसके लिए ढेरों पकवान का प्रबंध किया था। सुशीला जी की सहेली कमिनी बोली, सुशीला तेरी बहू तो बहुत सुंदर है और साथ साथ कितनी गुणवान भी है। सुशीला बोली, क्या करूँ, इसकी सुंदरता का अचार डालूँ क्या? तुम्हें क्या पता दहेज में कुछ नहीं लाई है महारानी। मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मेरे कुंवारे जैसे बेटे को भिखारन जैसी लड़की से शादी करवा दी मैंने। किट्टी में भी सुशीला जी ने जी भर के बुराई की अपनी बहू की। बेटी रागनी हमेशा अपनी माँ को समझाती कि उसकी भाभी लाखों में एक है। फिर सुशीला जी को कभी रीमा की अच्छी बहू नहीं दिखाई दी। थोड़े महीनों में सुशीला जी के छोटे बेटे वरुण ने अपने साथ काम करने वाली निशा को अपने लिए पसंद कर लिया। चूँकि वरुण निशा मुंबई में ही रहते थे, तो आगे भी उन्हें अपनी जॉब मुंबई में ही रहकर कंटिन्यू करने की सोची। वरुण और निशा के घर वाले भी इस शादी के लिए मान गए थे। निशा एक संपन्न मायके की बेटी थी। यह देखकर सुशीला जी बहुत खुश हो गई। इतना अच्छा रिश्ता हाथ देकर सुशीला जी ने पहले उन दोनों की सगाई करवा दी। शादी का मुहूर्त अभी 6 महीने बाद का था। फिलहाल तो वरुण और निशा पीजी में रहते थे, मगर अब शादी फिक्स हो चुकी थी, तो दोनों ने एक घर किराए पर बुक कर लिया था और वहाँ घर गृहस्थी का सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे। निशा ने गैस चूल्हा, चकला बेलन सब धीरे धीरे करके खरीदना शुरू कर दिया था। निशा बहुत खुश थी वरुण के साथ अपनी गृहस्थी बसाने को लेकर, इसीलिए वह एक एक सामान अपनी मर्जी का खरीद रही थी। निशा की पहले से ही ख्वाहिश थी कि वह मुंबई में ही रहे। वैसे भी उसे संयुक्त परिवार पसंद नहीं था और वह पहले से ही पति के साथ अकेले रहना चाहती थी। वह खुश थी कि उसकी यह दिलो ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। जब यह बात सुशीला जी को पता चली कि निशा अपने घर के लिए एक एक करके सारा सामान खरीद रही है, उन्हें बहुत खुशी हुई कि उनकी छोटी बहू संपन्न मायके के होने के साथ साथ अपनी कमाई का हिस्सा अपने घर में भी लगा रही है। एक बार अपने किट्टी ग्रुप में वो शान से बोली, भगवान सबकी सुनीता है और उन्होंने मेरी भी सुन ली। बड़ी बहू तो भिखारी वाले घर से आ गई, मगर छोटी बहू वह तो अभी से अपने लिए सारा सामान इकट्ठा कर रही है।
उसके मायके वाले भी इतने संपन्न हैं कि दहेज में भी बेटी को तगड़ा माल देंगे। मेरे छोटे बेटे की किस्मत तो राजाओं वाली निकली। अब तो सुशीला जी और फूली नहीं समाती थी और बड़ी बहू रीमा को सुनाने का एक मौका भी नहीं छोड़ता था। आज सुशीला जी ने जब देखा कि रीमा उसके मायके जा रही थी तो सुशीला जी बोली, महारानी कहाँ चली बन ठन के, रसोई का काम कौन करेगा, तुम्हारा बाप। रीमा बोली, मम्मी जी बात बात पर मेरे मायके वालों का नाम बीच में मत लाइए, रसोई का सारा काम मैंने निपटा दिया है। मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है तो उनसे ही मिलने जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊँगी। सुशीला जी बोली, गरीबी के कारण घर में अब कहाँ खाने पीने का अच्छा बन मिलता है, ऐसे में तबीयत खराब होने तो लाजमी है। एक तरफ वहाँ बम्बई में देखो तो मेरे छोटे बेटे और बहू मिलकर शादी के खर्चों में हाथ बटा रहे हैं। कमाऊ बहू मिली है, वह भी संपन्न परिवार की। रसोई का घर का सारा सामान खरीद लिया है दोनों ने मिलकर। और दूसरी तरफ बड़ी बहू है जो कुछ लेकर तो नहीं आई मगर मेरे बेटे की कमाई उसके मायके वालों पर ज़रूर उड़ाकर आएगी। रीमा की आंखों में पानी आ गया और वह बोली, मम्मी जी बहुत हो गया आपका। मेरे पापा मम्मी गरीब ज़रूर हैं मगर बहुत स्वाभिमान है। अपनी बेटी का 1 रुपया लेना पसंद नहीं करते हैं वो लोग। सुशीला जी बोली, बड़ी आई मुझसे जवान चलने वाली, तू तो यही कहेगी ना। तुम मियाँ बीवी मुझे थोड़ी बताओगे कि तुम्हारे मायके वाले पर तुम लोग कितना खर्चा करते हो। रीमा आंसुओं का सैलाब लिए अपने मायके जाने चल पड़ी और रास्ते भर सोचती रही कि यह थोड़े से संपन्न परिवार के लोग अपने लड़कों को गरीब घर की लड़की से बिहाते ही क्यों हैं, जब बात बात पर इन्हें ताना ही मारना है। और रही बात घर के सामान दहेज में लाने की, तो निशा अपनी नई गृहस्थी मुंबई में जमाने जा रही है तो उसे वहाँ नया सामान लेना ही पड़ेगा ना। इस तरह बात का ताना सासू माँ बार बार मुझे क्यों सुना रही है। रीमा की सहन शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसे अपने देवर देवरानी से कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत थी तो सासू माँ से, जो हर बार बड़ी बहू और छोटी बहू में बराबरी कर रही थी। आज तक रीमा सासू माँ के ताने सुनते आई थी मगर कभी सामने जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसके पति करण बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी वजह से वह दुख सह लेती थी और चुपचाप रह लेती थी और करण को भी चुप रहने कहती थी। वह बात का बतंगड़ बनाकर घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी, मगर छोटे बेटे की सगाई के बाद तो जैसे कि सासू माँ के पर ही निकल आए थे। जो सासू माँ पहले उसका अपमान उसकी सहेलियों के किट्टी ग्रुप तक ही करती थी, वही अपमान अब उन्होंने रिश्तेदारों, अलग बगल वालों और यहाँ तक कि देवरानी निशा के मायके वालों के सामने तक करना शुरू कर दिया था। हर बात में सासू माँ ने बड़ी बहू और छोटी बहू में तुलना शुरू कर दी थी। कुछ ही दिनों में देवर वरुण की शादी थी, इसीलिए रीमा ने इन सब बातों पर मिट्टी ही डालना ठीक समझा और वह शादी की तैयारियों में जुट गई। थोड़े समय बाद घर में सारे रिश्तेदार, सासू माँ का किट्टी पार्टी वाला सहेलियों का ग्रुप, सभी लोग शादी वाले घर में रहने आ चुके थे। रीमा भी शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्से ले रही थी। सासू माँ के सारे तानों को भूलकर रीमा देवर देवरानी के लिए बहुत खुश थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी यह खुशी थोड़े समय की मेहमान है। आज संगीत का कार्यक्रम था जिसमें रीमा बहुत जच रही थी। रीमा की चाची सास ने जैसे ही रीमा की तारीफ की, रीमा की सास सुशीला जी बोली, देवरानी निशा के मायके से आई हुई साड़ी पहनी है रीमा ने। अब इतनी महंगी साड़ी उसके नसीब में कहाँ है भाई। तुम भी इतरार लो कि इतनी संपन्न मायके की देवरानी मिली है, इसलिए तुम्हें ऐसी साड़ी पहनने का अवसर मिला पाया। तब रीमा भी तपाक से बोली, क्यों मम्मी जी, आपको क्यों ऐसा क्यों लगता है कि आपके बेटे में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मुझे ऐसी महंगी साड़ी पहना सके। क्या मैं आज से पहले इतनी सस्ती साड़ियाँ पहनती हैं, और वह सब साड़ियाँ तो आपने ही मेरे लिए खरीदी थी। मम्मी जी, क्या आप अपनी ही लाई हुई साड़ियों की बुराई कर रही हैं। मम्मी जी, मुझे तो अब तक यही लगता था कि आपने वह सब साड़ियाँ महंगी खरीदी हैं, मगर सुशीला जी की देवरानी के सामने उनका ही अपमान कर दिया था आज रीमा ने। सुशीला जी बोली, बड़ी बहू, तुम जलती हो अपनी देवरानी से, इसीलिए तो मुझे यह सब बातें सुना रही हो। रीमा इस बात का जवाब देने ही वाली थी कि रीमा को कुछ रिश्तेदारों ने डांस करने खींच लिया और बात अधूरी ही रह गई। रीमा सभी के साथ डांस तो कर ही रही थी, मगर आज उसका मन अशांत हो गया था, क्योंकि हर बात में छोटी बहू और उसके मायके वालों की तारीफ कर उसकी सास उसे और उसके मायके वालों को पल पल नीचा दिखा रही थी।
वह समझ चुकी थी कि छोटी बहू के आने के बाद उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। दूसरे दिन सुबह सुबह रीमा ने रसोई में महाराज से कहकर सभी के लिए नाश्ते में समोसे और चाय का प्रबंध करवाया था। रीमा सभी को चाय नाश्ता परोसा रही थी और भाग भाग कर सुबह के दूसरे के काम भी निपटा रही थी। सभी लोग समोसे की बहुत तारीफ कर रहे थे और साथ साथ रीमा की भी। उतने में सुशीला जी की ननद बोली, रीमा समोसे तो बहुत करारे बने हैं, ज़रा और ले आना। रीमा तुरंत रसोई में गई और बहुत सारे समोसे ले आए और सभी को मनोहार करने लगी। रीमा की बुआ सास उसकी बधाइयाँ लेते हुए बोली, तेरे जैसी बहू सबको मिले रीमा। यह देख सुशीला जी को बहुत जलन हो गई और वो बोली, अरे रीमा को छोड़ो, अब तो मेरी छोटी बहू की तारीफ करने के लिए आ गए हैं। उसने तो मुंबई में चम्मच से लेकर ऐसी तक सारा सामान खरीद लिया। वहाँ छोटी बहू तो कमाती भी है और रीमा ने तो आज तक चबूतरी तक नहीं कमाई। आज रीमा को सासू माँ की यह बात बहुत चुभ गई। रीमा ने आज तक अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। सास ससुर की चाहे बीमारी सेवा हो, चाहे रिश्तेदारों में कोई रीति रिवाज रखना हो। जहाँ रीमा की तरफ पति की आंखों का तारा भी थी, वहीं दूसरी ओर देवर देवरानी भी उसे बहुत सम्मान देते थे। ननद रागनी भी हमेशा अपनी भाभी रीमा की ही तरफदारी करती थी। आज सारे रिश्तेदारों में वह अपना यह अपमान रीमा सहन न कर पाई। उसे लगा जैसे अगर वह आज ना बोली तो शायद ज़िंदगी भर और झुकती ही चली जाएगी। आज बात आत्मसम्मान की थी। रीमा बोली, मम्मी जी, मुझे कौन सी अलग गृहस्थी बसानी थी जो मैं चम्मच कटोरी अलग लेकर आती। मुझे तो आपके साथ ही रहना था और आपके यहाँ रसोई का सारा सामान पहले से ही था। और अगर आपको अब भी लगता है कि मुझे यह सारा सामान लेकर आना चाहिए तो अभी मंगवा देती हूँ सारा सामान और अपनी गृहस्थी अलग कर देती हूँ। मुझे गृहस्थी अलग करने की इजाज़त देंगी ना आप? मेरे माता पिता की इकलौता मुझे ऐसी देने की नहीं थी, मगर मुझे उन्होंने इतना ज़रूर पढ़ाया लिखाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊँ। शादी के बाद जब मैंने नौकरी करने की इच्छा जताई थी तब तो आपने मुझे रोक दिया था कि घर के काम कौन करेगा, हमारी सेवा करेगा। मैं भी चाहती थी तो आज भी नौकरी कर कमा सकती हूँ। बोलिए, क्या आप देंगी मुझे नौकरी करने की इजाज़त? रीमा की बुआ सास बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने बड़ी बहू। सुशीला जी, तुझे इतनी अच्छी बहू मिली मगर तूने इसकी कदर नहीं जानी। बार बार यह कहकर कि तेरी बहू दहेज में कुछ नहीं लाई और छोटी बहू अपना सारा सामान खुद खरीद रही है, तू अपने ही घर की इज्जत घटा रही है। तेरे दोनों बेटे इतने कमाऊ हैं, तेरे खुद के पास जैसे कमी हो वैसे तू दुनिया को दिखा रही है। और इंसान के गुण और स्वभाव मायने रखते हैं, उसकी स्वतंत्रता नहीं, समझी? अपनी गृहस्थी अलग बसाना बहुत आसान है मगर संयुक्त परिवार में रहकर सास ससुर देवर ननद सबका ध्यान रखना कठिन, जो रीमा अब तक निभा रही है। मगर तुझे यह सब अब तक समझ नहीं आया, इसीलिए तूने इतनी प्यारी बच्ची को इतने ताने सुनाए। रागिनी बोली, मम्मी, मैंने भी आपको कितनी बार यही समझाना चाहा मगर आप नहीं समझी। बड़ी बहू अपनी जगह है, छोटी बहू अपनी जगह है। दोनों में तुलना कर तुम अपना ही घर बर्बाद कर रही हो और अपना ही बुढ़ापा अपने हाथों से खराब कर रही हो। सुशीला की किट्टी ग्रुप की सहेलियां बोली, हम भी हमेशा तुझसे यही कहते। सुशीला, अपने विरुद्ध इतने सारे लोगों को देखकर आज सुशीला जी की अकल ठिकाने आ गई और वह अपनी बहू रीमा से माफ़ी मांगते हुए बोली, बहू, शायद मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी जो तुम सब ने मिलकर आज उतार दी है। काश मैंने तेरी पहले ही कदर कर ली होती तो मेरा घर कब का स्वर्ग बन गया होता। रीमा की बुआ सास बोली, कोई बात नहीं सुशीला, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इतने वर्षों बाद आज सास बहू की तकरार खत्म हुई थी। दोस्तों, अगर घरों में देखा जाता है कि ससुराल वाले दो बहुओं में हमेशा तुलना करते हैं, इससे एक ही घर में रिश्ते में फूट पड़ती है और सास ससुर ऐसे करके अपना ही बुढ़ापा खराब करते हैं। दोनों बहुएं अपनी अपनी जगह अलग हैं, दोनों का व्यवहार स्वभाव विशेषताएं सब अलग हैं, इसीलिए दोनों में तुलना करके रिश्तों में फूट ना डालें। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।